न्यूज 18 की खबर पर फिर से मुहर लगी है। बीजेपी में शामिल हो गए पूर्व सांसद अरविंद शर्मा। न्यूज 18 ने टिकट की टक्कर में ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। अरविंद शर्मा के बीजेपी में शामिल होने की जानकारी बकायदा न्यूज 18 ने टिकट की टक्कर में दी थी। सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में अरविंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा है। हरियाणा लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह और रामविलास शर्मा भी इस मौके पर साथ थे। मुझे खुशी है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। अरविंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा कहा कि मन आत्मा से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि न्यूज 18 ने ये खबर पहले ही दे दी थी, जिस पर आज मुहर भी लग गई जैसे ही डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा। पहली दफा निर्दलीय सोनीपत से लोकसभा का चुनाव जीते। उसके बाद कांग्रेस की टिकट से 2 दफा करनाल लोकसभा सीट से चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद हार मिली। मोदी लहर में पिछड़ गए और उसके बाद बसपा में चले गए। बसपा में विधानसभा चुनाव 2 सीटों से लड़ा और दोनों ही सीटों पर करारी मात उनको मिली। अब इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से पाला बदला है और बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन इस में सबसे दिलचस्प ये है कि टिकट कहां से अरविंद शर्मा को बीजेपी देगी, क्योंकि पहले से वो लगातार ये कोशिश में थे कि जिस भी पार्टी में वो जाएंगे वहां करनाल लोकसभा सीट से वो टिकट चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि अब बीजेपी करनाल लोकसभा सीट से उनको टिकट देगी या नहीं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि कौन है अरविंद शर्मा। पेशे से पत्रकार रहे। 1996 में पहली बार सोनीपत से चुनाव लड़ा, निर्दलीय ताल ठोकी और जीत भी दर्ज की। 2004-2009 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में उतरे। करनाल सीट से जनता ने उनका साथ दिया और वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर लड़े, हार मिली 2014 में। उसके बाद बसपा में शामिल हो गए, क्योंकि लोकसभा में बात नहीं बनी तो लगा विधानसभा चुनाव में वो जरूर कुछ सियासी खेल कर सकते हैं। बसपा में 2 जगहों से उम्मीदवारी, लेकिन दोनों ही हार गए और इसके बाद हार मिलने के बाद बसपा से उन्होंने किनारा कर लिया और अब बीजेपी का दामन थाम लिया। विषय हमारे लिए ये कि श्री अरविंद शर्मा जी जो 3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार इंडिपेंडेंट सांसद रहे, 2 बार कांग्रेस पार्टी से सांसद रहे, और मैं समझता हूं एक इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो भी उस समय इनसे संभव हुआ होगा जरूर किया ही होगा। लेकिन मन के अच्छे आदमी हैं, बड़े कर्मठ एक राजनीतिक व्यक्ति इस नाते से रहे हैं और इन्होंने इच्छा जताई कि मैं देश की सेवा अब मैं भारतीय जनता पार्टी के मार्ग से रास्ते से करना चाहता हूं। तो हमने भी इनका स्वागत किया है और आज ये भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि पार्टी के साथ सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके और अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। केंद्र में जो सरकार चल रही है, इसको देखते हुए अरविंद शर्मा जी ने करीब 2.5 महीने पहले ये इच्छा व्यक्त की थी कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में गरीब के कल्याण के सारे रिकॉर्ड तोड़कर जो सरकार चल रही है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इनको अपने परिवार में लाकर प्रसन्न है और लगता है इनके परिश्रम से, इनकी लोकप्रियता से पार्टी को भी फायदा होगा। हम अरविंद शर्मा जी का स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी पंकज कपाही ने खास बातचीत की डॉक्टर अरविंद शर्मा से, वो आपको सुनाते हैं। आज बीजेपी में शामिल हुए हैं और सबसे पहले न्यूज 18 से जुड़े हैं। अरविंद जी, आप बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहां से आप बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पहले मैं सोनीपत से रहा निर्दलीय 1996 में, उसके बाद 2004 और 2009 में 10 साल मैं कांग्रेस पार्टी से उसमें रहा और उसके बाद भी 15 साल मैंने करनाल के लोगों की, सारे 36 बिरादरी की, हर धर्म की, सबको मिल कर के, गरीब मजदूर सबकी
दलितों की, सबकी मैंने सेवा की है, बैकवर्ड भाइयों की। तो नेचुरली देखते हैं क्या पार्टी, करनाल से पार्टी ने आज मैंने ज्वाइन किया है, कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया है, जो जिम्मेवारी लगाएगी पार्टी में। करनाल में यानी कि आप चुनाव जो है वो इच्छा जाहिर की थी बीजेपी से लड़ने के लिए, आगे बीजेपी बाकी पार्टी की मर्जी है, जैसे भी करे उनका, पार्टी हाईकमांड है, जो भी देखेगा सारा। बीजेपी में शामिल होने की मुख्य वजह क्या रही है? आप निर्दलीय रहे हैं, आप कांग्रेस में रहे हैं, आप बसपा में रहे हैं, देश के हित में पार्टी किस तरह से काम कर रही है। सर बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितनी वोट बैंक जो है आपके साथ अब बीजेपी में जुड़ेगी? हर एक जो राजनीति में है वो अपनी सोच बना के चलता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं तो इतना कह सकता हूं भाई, हम तो सेवक हैं, मेहनत करेंगे। और नेचुरली जब मेहनत आदमी ईमानदारी से, सच्चाई से, जाति पाति से ऊपर उठ करके मेहनत करता है तो अपने साथियों को और सिस्टम को आगे तो चलता ही। आखिरी सवाल, बीजेपी में शामिल होने के बाद आप अमित शाह से दोबारा मिले तो क्या कुछ उन्होंने टिप्स दिए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा? नहीं, तो मैंने जैसे नहीं बात हुई ना, मैंने उनको सिर्फ ये कि कार्यकर्ता हमारे जो, और जैसे मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ, और जो कार्यकर्ता हैं मेरे साथ, उनका बोले सम्मेलन करके और वो सारा उनको साथ रखें। तो ये थे अरविंद शर्मा, जो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भले ही जात पात से परे की बातें कर रहे थे, लेकिन उनका बीजेपी में शामिल होना और करनाल सीट पर दावेदारी ठोकना ये जातिगत गणित है, जिसके आधार पर सियासी संग्राम में उतरने की तैयारी में है डॉक्टर अरविंद शर्मा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एयर स्ट्राइक पर सियासत अभी भी हो रही है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है, एयर स्ट्राइक से बीजेपी को फायदा मिलेगा। पुलवामा आतंकी हमले पर चौधरी वीरेंद्र सिंह का ये बयान। एयर स्ट्राइक के बाद जवानों में जोश है। इस वक्त ये बड़ी खबर एयर स्ट्राइक पर सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि सियासत अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बयान दिया है, एयर स्ट्राइक से बीजेपी को फायदा मिलेगा। पुलवामा आतंकी हमले पर वो बोले हैं, कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद जवानों में जोश है। हरियाणा में तो मैंने देखा जो जवान लोग हैं, यंगस्टर बच्चे, उनके मन में एक नया जो घटनाक्रम हुआ है पाकिस्तान ने किया है, और फिर उनका जो हमने जवाब दिया, उससे नौजवान जो है हरियाणा का, उसके मन में बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए एक नए जोश के साथ उनके मन में बात बनी है कि हम मोदी जी का साथ दें, क्योंकि देश को मोदी जी की जरूरत है। और मोदी जी जो जवान लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जरूरत मोदी जी को। हरियाणा तो केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पुलवामा अटैक और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक पर यह हवाला दिया कि इस घटना के बाद से हरियाणा में मैंने देखा है कि जवानों में जोश है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि इस कदम से मोदी को फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका है, आदेश दे चुका है कि सैनिकों, जवानों का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एयर स्ट्राइक पर सियासत लगातार जारी है। मेरे सहयोगी दिल्ली से पंकज कोपाही इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। पंकज, भले ही चुनाव आयोग ने यह कह दिया हो कि आप सैनिकों का, सेना का, जवानों का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए नहीं कर सकते चुनाव में, लेकिन सियासत तो अभी भी हो रही है। इससे कोई पार्टी, कोई नेता बाज नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए, स्ट्राइक को लेकर खासतौर पर फैसले किए गए, उसके बाद चुनाव आयोग को ये बात की शंका थी कि तमाम सियासी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। सैनिकों पर सवाल कई सियासी पार्टियां उठाती हैं, तो कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो सैनिकों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो ये भी चुनाव आयोग के कहने के बावजूद जो है वो सियासत देखने को मिल रही है, और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। और जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग कोई एक्शन भी, अगर कोई सियासी पार्टी जानबूझकर इस तरह से सियासत करने में लगी रहती है, तो चुनाव आयोग कोई एक्शन भी जो है वो ले सकता है। लेकिन निश्चित बात है कि सेना को लेकर तमाम सियासी पार्टियां कहीं ना कहीं सियासत करती हुई जरूर नजर आ रही हैं। जी, शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। तो एयर स्ट्राइक पर सियासत हो रही है और जमकर हो रही है। केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अब एयर स्ट्राइक को लेकर बयान दिया है।
चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को सियासी मैदान में उतारने के लिए पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे। तो वहीं पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा कि अगर कोई टिकट की उम्मीद में बीजेपी का दामन थाम रहा है तो वो टिकट मिलने की गलतफहमी ना पाले। तो बेटे के लिए टिकट कहाँ से मांग रहे हैं? हिसार से, सोनीपत से? नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा। जो टिकट मांगता है उससे पूछो कि भाई आपने कहाँ से मांगी है। हिसार से मांगी है, सोनीपत से मांगी है। आपको कोई मूड है नहीं लड़ने का? नहीं। अभी किसी को जो भी पार्टी में आना चाहता है, किसी को शर्त के आधार पर नहीं लिया जाएगा। आए लोग, पार्टी में आए, पार्टी उपयुक्त समझेगी, विचार कर लेगी, नहीं तो पार्टी में आकर काम करें। एक और बड़ी खबर आपको दे दें, मनीष ग्रोवर ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। पिछली बार तो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर जीत गए थे, इस बार स्वस्थ हैं, पिता भी सीएम नहीं, जीत नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने अभी उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। कांग्रेस राज में दीपेंद्र सिंह की जय बोलने वालों को नौकरियां, आईएनएलडी से गठबंधन की संभावना को भी नकार दिया। इनेलो खत्म हो चुकी है, सिर्फ चाचा भतीजों की लड़ाई। मनीष ग्रोवर ने न सिर्फ कांग्रेस दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये निशाना साधा, बल्कि जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इनेलो को लेकर कहा कि इनेलो खत्म हो चुकी है, सिर्फ चाचा भतीजों की लड़ाई चल रही है। आईएनएलडी से गठबंधन की संभावनाओं को भी इनकार कर दिया और साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बड़ा बयान उनकी तरफ से कि इस बार स्वस्थ हैं, पिता भी सीएम नहीं, जीत नहीं पाएंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और हरियाणा की सबसे हॉट सीट रोहतक के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया। लेकिन यहां पर क्या तैयारियां हैं? सबसे ज्यादा दारोमदार सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर का है, क्योंकि उन्हीं ने सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को तोड़ा था रोहतक की सीट जीतकर। हमारे साथ सहकारिता मंत्री जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मंत्री जी, हल्के का दौरा कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र का, मूड कैसा? जनता का मूड बहुत अच्छा है। जनता का मूड हमारी केंद्र के माननीय देश के प्रधानमंत्री का जो 2014 में वायदा किया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन को गरीबों के लिए, सुरक्षा के लिए, विदेशों में अपनी पहचान के लिए, सबका साथ सबका विकास, उस एजेंडे पर हमने 5 साल की देश की जनता को जो एक काम करके संदेश दिया। अगर इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का मुद्दा आपको क्या नजर आ रहा है? अभी कोई कसर बाकी है जो पूरी की जा सकती है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ लगातार 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तीसरी बार एक डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेकर कि मेरा स्वास्थ्य खराब है। पिताजी मुख्यमंत्री थे, माताजी और पिताजी दोनों उनका सर्टिफिकेट लेकर घुमाने चले गए पूरे लोकसभा की जनता के बीच में कि मेरा बेटा बीमार है, अस्वस्थ है, वो आपका बेटा है। चुनाव की जुबानी जंग के बीच कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो चलिए जुबानी जंग और राजनीति की खिचड़ी से अलग आपको कुछ अलग रंगों की तरफ ले चलते हैं। आप भी देखिए क्यों ठहाकों से गूंज उठी राहुल गांधी की सभा। Hi sir. Okay, so can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. Hi sir. ये राजनीति का गजब रंग है। ये नेताजी का जुदा अंदाज है। ये एक छात्रा की मासूमियत और संस्कारों का जबरदस्त संगम भी है। वो कांग्रेस युवराज है, कांग्रेस के कमांडर है, उम्र में भी काफी बड़े, लेकिन कहते हैं सर मत बोलो। राहुल गांधी जी तो राजनीति के कुशल खिलाड़ी बन चुके हैं, लेकिन वो अभी तालीम ले रही है। फिर आखिर कैसे राहुल सर को सिर्फ राहुल कह दी? वो असहज होती है, शर्माती है, उसकी मासूमियत वाली मुस्कान हर कोई देखता रह जाता है। लेकिन जब लाख कोशिशें कर वो राहुल सर को सिर्फ राहुल बोलती है तो मंजर कुछ और हो जाता है।
Hi, sir. Okay, Can you call me Rahul instead of sir? Okay. Makes me more comfortable. Okay, I'm really nervous. Okay. Hi, Rahul. चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में राजनीति की पाठशाला लगी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी छात्राओं से मुखातिब हुए। बात सर न कहने की हुई। जब छात्रा ने राहुल गांधी को सिर्फ राहुल बोला तो सियासी फिजाएं काफुर हो गई। माहौल खुशनुमा हो गया। आरोप प्रत्यारोप की जगह ठहाकों ने ले ली। Hi, sir. Okay, Can you call me Rahul instead of sir? Okay. वैसे तो सियासत की सरजमीं पर अक्सर छींटाकशी ही की जाती है, लेकिन जब राजनीति के उन्हीं गलियारों से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आए तो राजनीति के नाम से थोड़ा तो सुकून मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।